नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ मी। मैं हूँ राजीव रंजन सिंह। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज बुक को कवर कर रहे हैं और यह बुक जो है वेरियस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। तो आप अगर बिहार रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर आप यह वीडियो सीरीज जो है उसका पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं तो आपको यह बुक फिर अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में पोस्ट मॉडर्न एम्पायर तक हमने कवर कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग गुप्ता एम्पायर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कंटेंट है। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा उसको देख लें। हम लोग सबसे पहले तो गुप्ता एम्पायर कैसे राइज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट और ग्रेट रूलर्स जैसे कि चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त हो गए, उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि सेकंड, उसके अलावा स्कंदगुप्त, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर का जो है इंडियन हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो समय है वो भारतीय इतिहास के समय में, इंडियन हिस्ट्री के समय में क्या महत्व रखता है। तो चलिए हम लोग पहले कंटेंट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे यानी कि ये जो एम्पायर जिसने नींव रखा था इसका, वो है श्री गुप्ता। और इसका इंफॉर्मेशन हमें इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलता है। बट हमें स्टार्टिंग में गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ खासा जानकारी नहीं मिलता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें ना कोई किसी तरह के एविडेंसेस हमें ज़्यादा उतने मिले नहीं हैं। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि श्री गुप्ता का जो एम्पायर था वो कितना दूर तक फैला हुआ था, यानी कि इसका एक्सटेंशन क्या था, कितना बड़ा था ये एम्पायर। वैसे जहाँ तक जो चीज़ें मिली हैं उसके अनुसार ये एक अनुमान लगाया जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि जो गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे श्री गुप्ता के समय में, जो ये गुप्ता एम्पायर था वो बहुत बड़ा नहीं था। कुछ बड़े रीजन में इसका जो रूल था वो नहीं था, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है और आगे भी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बाद में हमें ये पता चलेगा कि जो मगधा है, मगध इटसेल्फ, वो स्टार्टिंग में गुप्ता रूलर का पार्ट नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में ये जो मगध है वो गुप्ता एम्पायर का पार्ट बनता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो गुप्ता एम्पायर है वो स्टार्टिंग में एक छोटे से किंगडम से शुरुआत होता है, बट धीरे धीरे इसके एक से एक ग्रेट रूलर्स इसमें होते गए और ये जो एम्पायर है वो बढ़ता चला गया। हालांकि गुप्ता एम्पायर जो है वो मॉडर्न एम्पायर के जितना तो बड़ा नहीं था, बट एक अच्छा खासा रीजन में इन्होंने रूल किया है। तो इसके एक्सटेंशन के बारे में हमें कोई जानकारी उतनी नहीं मिलती है। श्रीगुप्ता के बाद जो दूसरे इसके यानी कि जिसने श्रीगुप्ता को सक्सीड किया, उसके बाद जो दूसरे राजा बने थे वो थे घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्ता के पुत्र थे और इन्होंने वैशाली सील इशू किया था, वैशाली सील, जिसमें हमें ये जानकारी मिलता है कि घटोत्कच ने कुमारामात्य का जो उपाधि है वो हासिल किया हुआ था, कुमारामात्य। तो ये हमें वैशाली सील से पता चलता है कि घटोत्कच जो थे वो कुमारामात्य का इन्होंने टाइटल जो है वो क्लेम किया हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर होते हैं जो कि इस गुप्ता एम्पायर के काफ़ी बड़े, काफ़ी ग्रेट रूलर थे, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे। बात करते चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो घटोत्कच के पुत्र थे और इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल अज्यूम किया हुआ था, यानी कि इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल जो है वो दिया हुआ था। इनके ही समय में मगध जो है वो गुप्ता एम्पायर का पार्ट बनता है।
इनका जो स्ट्रैटेजी था वो मैरिज रिलेशन का था। इन्होंने सबसे पहले लिच्छवी की प्रिंसेस कुमारा देवी से इन्होंने विवाह किया, और लिच्छवी के प्रिंसेस कुमारा देवी से विवाह करने के बाद इनके लिच्छवी जो है रिपब्लिक है उससे इनका काफ़ी अच्छा संबंध बन जाता है। और उसके बाद चंद्रगुप्त के आगे जो भी कॉन्क्वेस्ट होते हैं, जो भी राज्य वो जीतते हैं, उसमें लिच्छवी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यानी कि चंद्रगुप्त के पूरा जो कॉन्क्वेस्ट है, जितना भी जीत उन्होंने हासिल की है, उसमें लिच्छवी का काफ़ी बड़ा इनको साथ मिला है। लिच्छवी के मदद से ही इन्होंने मगधा पर अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। लिच्छवी की मदद से ही मगध पर अपना रूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और मगध पहली बार गुप्ता एम्पायर में शामिल होता है यहीं से। यानी कि मगध को अगर गुप्ता एम्पायर में शामिल होने के लिए श्रेय किसी को जाता है तो वह चंद्रगुप्त फर्स्ट। आगे देखते हैं। और ये जो इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए एक क्वाइन भी इशू किया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारा देवी जो है एक तरफ थे सिक्के के एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो भगवान लक्ष्मी की फिगर जो है वो बनी हुई थी। तो इसको चंद्रगुप्त एंड कुमारा देवी टाइप क्वाइन भी बोलते हैं। तो ये जो क्वाइन है वो इसी जीत को कमेमोरेट करने के लिए, उसको मेमोरेबल बनाने के लिए इन्होंने इशू किया था। वैशाली जो है या फिर वैशाली राज्य जो है उनका चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में क्या महत्व रहा है, इसका हमें एक और एविडेंस मिलता है। जो उस समय के जो क्वाइंस है उनसे भी हमें पता चलता है, और साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त के जो पुत्र हैं समुद्रगुप्त, इनका मेंशन हमें लिच्छवी दोहित्री के तौर पर भी मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा। तो समुद्रगुप्त को कहीं पर इनका जो नाम है वो लिच्छवी दोहित्री के तौर पर भी लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो लिच्छवी का जो है कितना ज़्यादा प्रभाव उस समय था। चंद्रगुप्त वन के जितने भी जीत हुए या फिर इनके जो शासन करने में लिच्छवी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में ही गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले गोल्ड क्वाइन जो है वो इशू किए गए थे। यानी कि चंद्रगुप्त ही वो पहले शासन है। अगर स्पेशली गुप्ता एम्पायर का पूछता है तब कि गुप्ता एम्पायर में पहले जो किंग है, रूलर है, वो कौन थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइन जो है वो इशू किया था, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही होंगे। तो वैसे अगर पूछता है कि इंडिया में किसने किया है जो गोल्ड क्वाइन है उसको, तो उसका आंसर हो जाता है कुषाण डायनेस्टी है। उन्होंने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस काफ़ी बड़े स्तर पर रेगुलर यूज के लिए उन्होंने जारी किया था। चंद्रगुप्त वन ने कोसला को जीता था, प्रयाग को जीता था, और गुप्ता एरा सबसे इम्पोर्टेंट है। गुप्ता एरा की उन्होंने शुरुआत की थी 320 एडी में, यानी कि 320 एडी से गुप्ता एरा की शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये था चंद्रगुप्त वन के बारे में। चंद्रगुप्त वन के समय में जो गुप्ता एम्पायर है उसका जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फैला। उन्होंने प्रयाग को जीता, कोसला को जीता, मगध पर अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक्सटेंड किया। और वैसे अगर रियल फाउंडर की बात की जाए कि गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही कहा जाता है। हालांकि गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर है वो श्रीगुप्त हैं, बट रियल तौर पर अगर देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर को एक बड़े एरिया में उसको शासन को फैलाना, वो काम जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही किया है। और साथ ही साथ इन्होंने मगध को भी अपने एम्पायर में मिलाया है। इसीलिए चंद्रगुप्त वन को जो है वो रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। बात करते हैं उसके बाद। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में जो उनके पुत्र होते हैं समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त और कुमारा देवी के पुत्र होते हैं, तो वो जो है वो गद्दी को संभालते हैं। समुद्रगुप्त भी काफ़ी एक ग्रेट रूलर रहे हैं। अपने समय में इन्होंने जो एरिया है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें
काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इनके जो कॉन्क्वेस्ट है, इनकी जो जीत है उसके बारे में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इनके ही जो कोर्ट पोएट है, यानी कि जो राज दरबार में जो कवि है हरिसेन, उन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब इलाहाबाद का जो पिलर्स है उसकी ही बात हो रही है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इलाहाबाद पिलर से हमें ये पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर का, तो इसे इलाहाबाद पिलर को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले थे हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। और साथ ही साथ जो इनके जो प्रमुख मिनिस्टर थे, इनके कोर्ट का जो प्रमुख मिनिस्टर, 2 पॉइंट है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें से एक जो पद है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पद है, वो हरिसेन को दिया गया था। आगे मैं 2 स्पेशल इसमें पदों की बात करूंगा। एक तो है संदीप विग्रहिका और एक और है जो हम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो पद जो है वो इनको ही दिया गया है। तो आगे लेक्चर में हम आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हरिसेन काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है वो समुद्रगुप्त के समय में रखते थे, एक इम्पोर्टेंट इनका होदा था। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी जीत के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, यानी कि मिलिट्री के सहायता से इन्होंने जितने जगह को, जितने रीजन को जीता था, उसको देखते हुए जो हिस्टोरियन B.A. स्मिथ है, एक हिस्टोरियन B.A. स्मिथ है, इन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, यानी कि अपने मिलिट्री को यूज करते हुए जो एरिया इन्होंने जीता है, उसको देखते हुए हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते भी हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और ये क्वेश्चन अब देखा जाए तो काफ़ी लगभग सबको याद होता है कि भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त। बट अगर आप एक स्टेप और जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये जो संज्ञा इनको दी गई है वो किसने दी थी, किसने कहा था कि वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है, तो वो है हिस्टोरियन V.A. स्मिथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये नाम V.A. स्मिथ के बारे में। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, वो है V.A. स्मिथ, उन्होंने कहा था। तो अब क्वेश्चन जो है शायद यहाँ से आ सकता है। इन्होंने अपने नेबर्स के साथ काफ़ी सारे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हुए थे, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी मिलता है और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। इन्होंने श्रीलंका, जिसको उस समय शिलोन बोलते थे, वहाँ के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में जो जमीन है वो ग्रांट की थी, ताकि वो सिलोनिक पिलग्रिम्स के लिए वहाँ पर मोनेस्ट्री बना सके। तो ये इनके रिलेशंस नेबर के साथ काफ़ी अच्छे थे और उसका एक एग्जाम्पल हमें शिलोन के जो राजा महेंद्र वर्मन को जमीन ग्रांट में दी गई थी उससे मिलता है। समुद्रगुप्त का जो अलग अलग आइसलैंड थे उस समय, जो आइलैंड है जैसे कि जावा है, सुमात्रा है, वहां पर भी इनका डोमिनियंस हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग नेवी होगी तभी वो समुद्र के जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स जो नेशंस है उस वक्त के, वहां पर जाकर के इनका डोमिनियंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि इससे बात पता चलती है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन से गुप्त एम्पायर के रूलर थे जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी था, तो वे थे समुद्रगुप्त। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है वो किसने कहा था, V.A. स्मिथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इनका जो कोर्ट लैंग्वेज था उन्होंने संस्कृत रखा हुआ था, संस्कृत था। इनके राज दरबार में 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर रहते थे, एक है अशांगा और दूसरा है वासुबंधु। तो ये 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इनके राज दरबार में थे। इनके राज दरबार में काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि काफ़ी निपुण पोएट और म्यूजिशियन रहते थे, और इनको जो है सिंगिंग से, म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा इनको लगाव था। एक खुद भी अच्छा मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, इसलिए इनको कविराज भी बोला जाता है। और इसके एविडेंस हमें इस बात से पता चलता है कि इन्होंने एक गोल्ड कॉइन इश्यू हुआ था, जिसके ऊपर इनका जो फिगर है वो बीड़ा बजाता हुआ इनका फिगर था, वहाँ पर उसके ऊपर है, उस गोल्ड कॉइन के ऊपर।
और तो इसी को देखते हुए हमें पता चलता है कि इनका जो म्यूजिक में है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये खुद भी काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे। तो ये इसलिए इनको जो है कविराज कहा जाता है, कविराज। तो इनको दो उपाधि मिली है, एक है महाराजाधिराज का और दूसरा है सॉरी, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त फर्स्ट को बोला गया है। इनको जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ दूसरा जो है वो कविराज। महाराजाधिराज जो है वो चंद्रगुप्त वन के लिए था। इनके और भी अलग नाम हैं, जैसे इनको परम भागवत, साथ ही साथ अश्वमेधा पराक्रम, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, साथ ही साथ विक्रम। तो ये सारे कुछ इनके टाइटल है जो इन्होंने अज्यूम किया था, इनको दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कविराज, वो क्वेश्चन अक्सर आता है। और जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया, किससे कहते हैं, वो था। अब लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, वो आप ध्यान में रखिएगा, वो है वी ए स्मिथ। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो समुद्रगुप्त के बाद जो गुप्ता एम्पायर के इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि सेकंड। इनकी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने कैसे गद्दी हासिल की है, क्योंकि हमें विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी है वो चंद्रगुप्त को नहीं, बल्कि इसके पहले इनके जो बड़े भाई थे कुमारगुप्त, सॉरी रामगुप्त, उनको मिला था। यानी कि रामगुप्ता को पहले गद्दी मिली थी और रामगुप्ता को बाद जो गद्दी है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें मिलता है विशाख दत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उससे। तो देखते हैं कि ये स्टोरी क्या थी। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी क्या थी। इसमें क्या होता है कि उस समय जो शक हैं, शक जो होते हैं वो अटैक करते हैं और जो रामगुप्त है वो उनके सामने सरेंडर कर देता है। रामगुप्त जो है वो जो शक है, यानी कि जो शक था उसके सामने वो सरेंडर कर देते हैं। शकों का आक्रमण होता है उसके बाद, और शक का जो लीडर है वो रामगुप्त से इनकी जो वाइफ है ध्रुवा देवी, ध्रुवा देवी, इनको वो मांगता है, इनको वो ले जाना चाहता है अपने साथ। तो रामगुप्त चूंकि वो हार चुके थे तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और ये एग्री कर लिया अपने पत्नी को इनके साथ भेजने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज की बात थी। तो इनके जो छोटे भाई है रामगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेव और काफ़ी ग्रेट रूलर आगे चल करके बने और खुद भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेस्टीज की बात थी। तो इन्होंने क्या किया कि शक के ऊपर फिर आक्रमण किया खुद, और वहां पर शक के जो रूलर थे उसको हरा करके, उसको डिफीट करके, जो शक का जो किंग था, रूलर था, उसको मार देते हैं और वहां से ध्रुवा देवी को बचा करके ले आते हैं। तो ध्रुवा देवी को जब बचा करके ले आते हैं तो वो खुद उसके बाद फिर गद्दी को संभालते हैं, क्योंकि रामगुप्त जो है अब गद्दी संभालने के लायक रहे नहीं थे। तो खुद गद्दी संभालते हैं और साथ ही वो ध्रुवा देवी से विवाह भी कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको गद्दी मिलती है और फिर वो मगध पर रूल स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त जो थे उनका एम्पायर आता है, बट वो छोटे समय के लिए होता है। और उनके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गद्दी संभालते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही जो शक चीफ है उसको हराते हैं। तो इनका पहला उपलब्धि तो यही हो जाता है कि इन्होंने शकों को हराया था। इसके बाद भी आगे इन्होंने काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसको जीती है। इनके जो नाम है, जैसे इनको देवराज बोलते हैं, साथ ही साथ देवगुप्त, देवश्री, ये कुछ इनके नाम हैं जो इनको दिए गए हैं। देवराज, देवगुप्त, देवश्री। तो जितने भी देव से रिलेटेड नाम अगर कहीं भी मिलेगा तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलेंगे।
फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उनको जो टाइटल मिला था वो था महाराजा धीराज को। समुद्रगुप्त को जो टाइटल मिला है वो है नेपोलियन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ कविराज का। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो देव से रिलेटेड जितना भी टाइटल है वो इनको मिला है, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, तो ये सारे टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिले हैं। इसके साथ साथ ये मैरिज रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं इन्होंने नागा लिनियज की जो प्रिंसेस होती हैं कुबेर नागा, उनसे ये विवाह करते हैं। साथ ही साथ वे अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वो वकाटक साम्राज्य के जो प्रिंस होते हैं रुद्रसेन द्वितीय उनसे करते हैं। तो इन्होंने मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश की, खुद जो है उन्होंने कुबेर नागा जो कि नागा लिनियज की प्रिंसेस होती है उनसे विवाह करते हैं। उसके अलावा फिर ये अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम प्रभावती गुप्ता था, उसका विवाह जो है वो वकाटक के राजा, वकाटक यानी कि महाराष्ट्र के उस समय रूलर थे ये, तो वकाटक के प्रिंस रुद्रसेन द्वितीय को उन्होंने द्वितीय से अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का ये विवाह करते हैं। इनके विवाह के बाद कुछ ही समय के बाद रुद्रसेन जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहाँ का जो राजपाट है पूरा का पूरा प्रभावती गुप्ता को मिल जाता है। प्रभावती गुप्ता वहाँ पर चलाती है, क्योंकि इनके जो दोनों बेटे थे वो काफ़ी माइनर थे अभी, और जब ये जो दोनों बेटे बड़े होंगे तो फिर वो राजपाट जो है उनको मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही वकाटक यानी कि जो महाराष्ट्र का एरिया है उसको भी रूल कर रहे थे उस वक्त। डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे बट अपनी बेटी के थ्रू वो वहां भी उनका रूल था। उसके बाद देखा जाए तो वो इन्होंने मथुरा से कुषाण को हराया, यानी कुषाण को हरा करके इन्होंने मथुरा को जीता। उसके बाद वेस्टर्न मालवा को जीता, सका को हरा करके इन्होंने गुजरात को जीता। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है चंद्रगुप्त एम्पायर को एक्सटेंड करने में। जो जो गुप्ता एम्पायर अभी तक मगध और आसपास के एरिया में तक ही था, उन्होंने इसको डेक्कन से लेकर के गुजरात तक इसको एक्सटेंड किया, उसका बढ़ाया। इनके जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास मेहरौली आयरन पिलर है वो इनका ही है, यानी कि मेहरौली का जो आयरन पिलर जिसकी जो बनावट है वो इतनी शानदार है कि अभी तक उस आयरन पिलर में रस्ट नहीं लगे हैं। तो वो जो मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो इनका ही है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इनके शासनकाल में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था कि जो सबसे पहले चाइनीज पिलग्रिम है, चाइनीज जो यात्री हैं, वो इनके ही शासनकाल में बिहार आए थे। फाहियान उनका नाम था, यानी कि जो पहले चाइनीज पिलग्रिम है फाहियान, वो इनके ही शासनकाल में बिहार आए थे। बिहार को उन्होंने विजिट किया था फाहियान, और फाहियान ने अपने जो यात्रा वृतांत होता है उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मेंशन किया था, और यहाँ की जो सोसाइटी है, समाज है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ की जो सोसाइटी थी, यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी बेहतर थी। तो इम्पोर्टेंट है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और चाइनीज पिलग्रिम है वेनसांग। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आते हैं। आगे देखते हैं कि इनके शासनकाल में जो आर्ट्स और लेटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। उनका जो पेट्रोनाइजेशन है, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा पेट्रॉन किया गया, उनको संरक्षण दिया गया। इनके जो 9 रत्न थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स जिसको बोलते हैं, 9 जेम्स, वो इनके ही दरबार में थे। उन्हीं में से एक थे कालिदास। कालिदास जो थे वो इनके ही शासनकाल में थे, और कालिदास जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघु वामसमा है, मल्लिकाग्निमित्रा है, मालविकाग्निमित्रा है। उसके अलावा विक्रमो वश्यम है, ये अभिजान शकुंतलम है। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट रचना है कालिदास के। उसके अलावा अमरसिंह है, धन्वंतरी जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है।
तो इनका एक बुक भी लिखा हुआ है, वो है नवानितकम, नवनीतकम एक बुक है जो धन्वंतरी का लिखा हुआ है। ये मेडिसिन में काफ़ी इनका नाम है। वराहमिहिर जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, इनका भी, ये भी जो है वराहमिहिर, वो भी इनके ही और 9 नेम्स में से एक थे। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 अक्सर पूछता है, एक कालिदास, दूसरा धन्वंतरी और तीसरा वराहमिहिर। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर थे, धन्वंतरी मेडिसिन से रिलेटेड थे और ये कालिदास है जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है। तो वराहमिहिर के कुछ बुक्स है, जैसे पंचसिद्धांता है, बृहद संहिता है और उसके अलावा लघु संहिता है और लघु और बृहद जातका है। तो ये कुछ बुक हैं जो कि वराहमिहिर के हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अदर 9 नेम्स में आपका है अरारुचि है, इसके अलावा घटकर्णा है, छप्रनक, वेलभट्ट और सांकु। तो ये इनके ज़्यादा नाम हमें उतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं, बट ये जो 3 हैं, कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए और उसके साथ साथ धन्वंतरी हैं, तो इन तीनों का हमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि ये तीनों जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो 9 रत्न थे उनमें से ही एक थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूलर होते हैं वो कुमार गुप्ता होते हैं। कुमार गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को सक्सीड करते हैं और इनके बेटे ही होते हैं। इनके शासनकाल में हुनों का आक्रमण होता है। गुप्ता एम्पायर में जो सबसे आक्रमण करने की अगर बात की जाए तो 2 तरफ से आक्रमण हुए थे। एक तो हुनों का आक्रमण हुआ था, उसके अलावा शक का आक्रमण पहले से था। तो इनका आक्रमण काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इनके लगातार आक्रमण करने की वजह से ही जो गुप्ता एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और बाद में फिर इनका धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाई थी, वो है नालंदा महावीरा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही बनवाया था, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था उस समय। तो नालंदा महावीरा किसने बनवाया, तो वो है कुमारगुप्त फर्स्ट। ये कुमारगुप्त के 2 सबसे बड़े अचीवमेंट रहे थे। एक है इनका नालंदा महावीरा के से रिलेटेड, जो कि अक्सर क्वेश्चन आता है, और दूसरा है कि इनके इसी समय में हुनों का आक्रमण हुआ था नॉर्थ की तरफ से और उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल की थी। यानी कि कुमारगुप्त ने हुनों को हराया था, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने हार गए थे, उन्होंने इसको हराया था। इनको जो टाइटल है वो महेंद्रादित्य का टाइटल इनको दिया गया है। टाइटल्स आप याद रखिएगा, काफ़ी हर जितने भी जो रूलर होते हैं उनको कुछ ना कुछ टाइटल्स इसमें दिया ही गया है। उसके बाद हम लोग अगले रूलर की बात करते हैं जो कि कुमारगुप्त के पुत्र होते हैं, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं क्योंकि इन्होंने हुनों को हराया था। और देखते हैं इसमें स्कंदगुप्त जो है वो गुप्ता एम्पायर के ग्रेट रूलर्स की बात की जाए तो सबसे अंतिम ग्रेट रूलर थे, सबसे लास्ट, क्योंकि इसके बाद जो है वो गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। इनके समय में भी हुनों का आक्रमण हुआ था और हुन जो है उनको इन्होंने डिफीट किया था, यानी कि आक्रमण हुआ था बट उनको हार का सामना करना पड़ा था और बार बार हुनों का आक्रमण लगभग इनके शासनकाल में होता ही रहा, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनके बाद तुरंत जो है वो गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू कर दिया और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है, कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स का नाम है हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं, बुद्धगुप्त है, नरसिंह गुप्ता है, कुमारगुप्त थर्ड है, विष्णुगुप्त है जो कि सबसे लास्ट नोन रूलर है। गुप्ता एम्पायर के जो सबसे लास्ट नोन रूलर है वह है आपके विष्णुगुप्त। तो ये उसके बाद कुछ रूलर्स होते हैं। इसके बाद पोस्ट गुप्ता एम्पायर भी होता है जिसमें कि गुप्ता मतलब दूसरे जो रूलर होते हैं, डायनेस्टीज होते हैं, वो सामने आते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। और ये रूलर्स भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से और कंदगुप्त से, ये 4 रूलर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन उनसे ही आते हैं, बाकी रूलर्स से क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जाम्पल है आपका फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बात करें
तो वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था। बट गुप्ता एम्पायर जो है वो प्रोविंस जो फेडरल था, फ्यूडल फेडरल इसको कह सकते हैं। यानी कि जो फ्यूडल्स थे, यानी कि जो जागीरदार थे, जमींदार थे अलग अलग रीजन्स में, उनका वहाँ पर रूल चलता था। और फिर वो जो होते हैं वो आकर के जो गुप्ता एम्पायर के जो किंग होते हैं उनको अपना समर्पण देते हैं, उनके अंडर में रहते हैं। तो डायरेक्ट रूल जो है वो गुप्ता एम्पायर यानी कि मगध से नहीं चल रहा था, सेंटर से नहीं चल रहा था, बट प्रोविंशियल था, इसलिए इसको फ्यूडल फेडरल भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की बात करें तो कुमारामात्य, चीफ कैडर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल्स। हरिसेन को, यहाँ पर जो हरिसेन थे मैंने बात किया था, उनको कुमार अमात्य की ही उपाधि दी गई थी। और उनके ही समय से यानी कि समुद्रगुप्त के समय से ही ये जो पद है उसको सृजन भी हुआ था। तो कुमारामात्य का जो उपाधि है वो हरिसेन को दिया गया था, जो मैं उस समय कह रहा था कि याद आएगा तो बता दूंगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री था वो था संधि विग्रहिका का, यानी कि जो ट्रिटीज वगैरह दूसरे दूसरे जो राजा होते थे उनसे किए जाते थे, तो उनको जो कराने वाले जो मिनिस्टर थे या जो मिनिस्ट्री था वो था संधि विग्रहिका, ये संधि विग्रहिका। और कुमारामात्य, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज थे, क्योंकि ये कुमारामात्य है यही जो है बाकी जो मिनिस्ट्रीज थे उनको कौन संभालेगा, उनको जो सिलेक्शन है वो यही करते थे। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जैसे महाप्रतिहारी हैं, उसके अलावा दंडपाशिका जो कि पुलिस के हेड होते थे, उसके अलावा विनय स्थिति पक, उसके अलावा विनयस्ती स्थापक जो कि चीफ रिलीजियस अफेयर थे। ये जो नाम है वो काफ़ी इतने लंबे लंबे कि इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। उसके अलावा महापुलिपति जो कि चीफ एलिफेंट, जो एलिफेंट कॉर्प था उसके चीफ थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थे उनके समय में। प्रोविंसेस को भुक्ति बोला जाता था, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट कि जो प्रोविंसेस है उनको भुक्ति बोलते थे, भुक्ति। कुछ इंपॉर्टेंट भुक्तिस कौन कौन से है वो है आपके मगध, वर्तमान, पुंड्रा, तिरुभुक्ति जो कि अभी का तिरहुत एरिया है उसको बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस लगाए जाते थे जैसे कि सेना भक्त। सेना भक्त का मतलब जिस एरिया में अगर सेंट्रल का जो आर्मी है वो जा रहा था तो उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी जो है वहाँ की जो गांव वाले हैं उनको होती थी। और उन इस जो मैनर था इस तरीके का उसको सेना भक्त टैक्स बोलता जाता था, यानी कि सेना के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है वो होता है, तो उसको सेना भक्त टैक्स बोला जाता था। उसके अलावा विष्टि था, विष्टि का मतलब था फोर्स लेबर। आप याद रखिए विष्टि का मतलब था फोर्स लेबर, यानी कि सेंटर का, यानी कि जो दरबार है उसके लिए अगर आपको काम करना है तो काम आपको करना पड़ेगा, और वो फोर्स लेबर ही था। तो फोर्स लेबर को उस समय विष्टि जो है वो कहा जाता था। उसके अलावा अगर सती प्रथा जो सबसे पहले बार हमें एविडेंस मिलता है कि कहाँ से शुरुआत हुई तो वो गुप्ता एम्पायर से ही था। गुप्ता एम्पायर से हमें सती प्रथा की शुरुआती के एविडेंस जो है वो हमें मिलते हैं कि इसी एरा में सती प्रथा जो है वो शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों ये था गुप्ता एम्पायर, इंपॉर्टेंट रूलर्स हमने कवर कर लिए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने जाना कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। गुप्ता एम्पायर जो है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रखता है, क्योंकि ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी का समय था। इस समय इंडियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल गया था, यानी कि प्रोस्पेरिटी थी काफ़ी अधिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपना महत्व रखता है इंडियन हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन बुक है उसमें जो दिया हुआ उसको भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि कुछ और सुधार करने चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं।
उसको भी आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है द अनप्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से। अनप्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है अनप्रोफेशनल एजुकेशन के ही नाम से। वहां पर अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के अपडेट मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे पीडीएफ वगैरह, तो पीडीएफ वगैरह भी हम लोग वहाँ पर उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। बट उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमें पीडीएफ की ज़रूरत है, तभी जा करके हम लोग उस वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करा पाएंगे। तो अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक कर लें और ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर लें। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पर देते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।